नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा दौर चल रहा है तो उस समय के दौरान नेट जो है वो ही हमारा माध्यम है। हम वीडियो के थ्रू ही अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देख रहे होंगे और अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो यायावर साम्राज्य जो हमारा 5th लेसन चल रहा है, उसकी पहले 2 वीडियो आप देख चुके होंगे। उसके अंदर हम मंगोलों की सामाजिक राजनैतिक पृष्ठभूमि जो है वो वहाँ तक हम अध्याय को कर चुके हैं। और आज हम करेंगे चंगेज़ खान का जीवन वृत्त और आगे। चंगेज़ खान, जिसके बारे में हमने पहली वीडियो में भी थोड़ा सा देखा है। तो चंगेज़ खान का जो जन्म है वो 1162 ईस्वी में हुआ था और उनका जो नाम था वो तैमुज़िन था। और जो स्थान था जहाँ पर वो रहते थे वो मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओजोन नदी के पास था। उनके पिता का नाम जो था वो येसुजेई था, जो कि आद कबीले के मुखिया थे, और उनकी माता ओलुन इके। उनके जो पिता थे वो कबीले के मुखिया थे, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि उनका कत्ल कर दिया गया था। और जो जब उनका कत्ल कर दिया गया था, जब उनको मार दिया गया था, तो जो चंगेज़ खान थे वो 9 या 11 वर्ष तक रहे होंगे। और फिर चंगेज़ खान जब थोड़े बड़े हुए तो उनका अपहरण कर लिया गया था, और उनकी पत्नी वोर्टे, उसका भी अपहरण जो है वो कर लिया गया था। उनके फिर जैसे वो उनको अपहरण करके उनको दास बना लिया गया था, लेकिन उन्होंने दासता के अंदर भी अपने आप को जो है सही साबित किया। उनके मित्र थे बोधुरजु, जो उनके ख़ास मित्र थे, और जमुका, जो उनके भाई भी थे और मित्र भी थे। बाद में जैसे जमुका जो भाई थे, जो मित्र भी थे, वो उनके शत्रु बन गए थे, और उन्होंने औन खान के साथ 1180 से 90 के दशक में जो जमुका थे उस भाई के साथ उन्होंने झगड़ा भी किया था। और जो तातार कबीला था उससे बदला लेने के लिए भी उस तातार कबीले को इन्होंने हराया था और अपने अंडर कर लिया था। और उससे किस चीज़ का बदला वो लेना चाहते थे? अपने पिता की मृत्यु का बदला जो है वो तातार कबीले से लेना चाहते थे। फिर 1200 फिर उनका जैसे उन्होंने जमुका, जो उनका भाई भी था और जो उनका मित्र भी था खास, उसको उन्होंने मारा था। और फिर जैसे औंग खान के साथ मिलकर के मारा था, तो 1203 ईस्वी में औंग खान के साथ भी उनकी जो है वो अनबन हो गई और उसको भी उन्होंने हरा दिया। और फिर 1206 ईस्वी में जो उनका व्यक्तित्व था वो प्रभावशाली बन करके जो है वो उभरा, और फिर उनको चंगेज़ खान को एक महानायक जो है वो घोषित कर दिया गया था, और उन्हीं को ही समुद्री खान और सार्वभौमिक शासक भी कहा गया, क्योंकि वह भी जो चंगेज़ खान था वह भी पूरी पृथ्वी पर, जैसे सिकंदर पूरी पृथ्वी पर राज्य करना चाहता था, पूरी पृथ्वी को एक करना चाहता था, तो वैसे ही चंगेज़ खान भी सिकंदर की तरह ही जो है वो राज करना चाहता था। चंगेज़ खान जो था उसने मंगोल लोगों को एक अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में जो है उसका गठन किया था। और जैसे उसकी इच्छा क्या थी कि वो चीन पर भी विजय प्राप्त करना चाहता था, और जिस समय वो चीन पर विजय प्राप्त करना चाहता था तो उस समय चीन जो था वो 3 भागों में जो है वो बटा हुआ था। उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जो जहाँ पर सिया लोग रहते थे, उत्तरी हिस्सा जहाँ पर जरचेन लोग रहते थे, और दक्षिण हिस्सा जहाँ पर युंग वंश लोग रहते थे। उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जिस पर उसने जो है 1205 में आक्रमण किया और उनको पराजित कर दिया था, और उत्तरी हिस्से को 1215 में जो है उसने वहाँ पर पेकिंग नामक जो नगर था उसको लूटा और उनको पराजित कर लिया। और फिर 1216 में वह वापस मंगोलिया अपने प्रदेश में लौट आया, और फिर मंगोल साम्राज्य में जो है रहकर उसने जो तुरान साम्राज्य था
और उसके अंदर भी जैसे अपना 1218 तक उसने तुरान साम्राज्य तक अपने राज्य को जो है वो फैला दिया था। और फिर 1219 से 1221 तक उसने ओटार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, हेरात पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और फिर निशापुर पर जब वो जैसे उसने घेरा डाला तो वह निशापुर के ऊपर भी जैसे अपना जो राज्य है वो स्थापित करना चाहता था। तो इसके दौरान एक मंगोल राजकुमार की हत्या हो गई थी जो बहुत ही सुंदर राजकुमार था। तो उसकी हत्या के बाद जो चंगेज़ खान था वह बुखला गया था और उसने वहाँ पर जैसे सब कुछ ध्वंस करने के लिए कह दिया। और ध्वंस करने के बाद वहाँ पर जैसे जो पशु पक्षी जो भी थे उन सब चीज़ों को उसने वहाँ पर निशापुर के अंदर जो है वो ख़त्म करवा दिया और सारी जो संपत्ति थी उसमें भी लूटपाट जो है वो कर ली थी। और मंगोल जो थे वो हमेशा ही सफल क्यों रहते थे, क्योंकि वे घुड़सवारी करते थे और उनके पास अच्छे जैसे घोड़े थे और वो तीर अंदाजी यानी कि उनको बहुत अच्छे तीर चलाना आते थे और वो तीर अंदाजी से ही इन सब पर विजय जो है वो आसानी से प्राप्त कर लेते थे। और 1227 ईस्वी में जो है चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई थी। और चंगेज़ खान के उपरांत जो मंगोल थे वो 2 चरणों में उभर कर सामने आए। एक तो 1226 से 1242 तक जो रूस के स्टेपी क्षेत्र में बुल्गार, कीव, पोलैंड, हंगरी आदि में जो है उभर कर सामने आए। और 1255 से 1300 ईस्वी तक समस्त चीन, इराक, ईरान इन सबको इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया था। चंगेज़ खान के उपरांत जो मंगोल थे जैसे जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो मैंने आपको बताया जैसे 2 चरणों में जो मंगोल साम्राज्य था वो 2 चरणों में जैसे विभाजित हो चुका था। तो 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को उन्होंने जो है वो जारी रखा और वो संभव जैसे उसको जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उससे परे पश्चिमी जो यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे। और इसके बाद हंगरी के स्टेपी क्षेत्र जो है वो पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत जो थे वहाँ पर मिलने लगे। और इस प्रवृत्ति के 2 पहलू थे, पहला मंगोल परिवार के उत्तराधिकार को लेकर और आंतरिक राजनीति को लेकर। जैसे वियना, पश्चिमी यूरोप, मिस्र मंगोल सेनाओं ने जो है उन सब पर जो है वो कब्जा कर लिया था। ताकतवर लोगों को जैसे उस समय के दौरान जो मंगोल थे वो ताकतवर जैसे जो चंगेज़ खान ने जो सेना बनाई थी तो उसके अंदर वो ताकतवर लोगों को ही सेना में शामिल करता था। और उसने एक महासंघ बनाया था जिसमें वो क्या करता था कि जो कबीले के लोग होते थे उनके विवादों को वो सुलझा करके और अपनी सेना के अंदर उनको शामिल कर लेता था। और जो सैनिक टुकड़ियाँ थी उनके लिए उसने कठोर नियम भी बनाए थे। तो 10,000 सैनिक टुकड़ी जो है वो अनेक कबीलों के लोगों जो सैनिक टुकड़ियाँ होती थी वो अनेक कबीले के लोगों से बनी हुई होती थी। और जो सैनिक टुकड़ियाँ थी वो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी। और जैसे जो उसके अनुयायी थे वो भी जैसे उसके साथ ही मिल कर के रहते थे। अनुयायी क्या होता है, यानी कि जो उसके अधीन रहना पसंद करते थे और जो उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। और वह भी लोगों को सम्मानित करता था। और लोगों को वह कैसे सम्मानित करता था, वह लोगों को आंडा कह कर के सम्मानित करता था। आंडा एक पद देता था और उनको आंडा कह कर के सम्मानित करता था। और उस समय के दौरान जैसे सरदारों का महत्व जो था वो घट गया था। कैसे घट गया था, क्योंकि अभिजात वर्ग के लोगों का महत्व जो है वो बढ़ गया था। अभिजात वर्ग के लोग कौन होते हैं, जैसे जो लोग जिनके पास धन संपदा होती है तो वो लोग जो थे वो अब जो है इसके समक्ष आना शुरू हो गए थे। अब जैसे उसने जो
जैसे जो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने जैसे जो साम्राज्य था उसको 4 भागों में जो है वो विभाजित कर दिया था और 4 पुत्रों को दे दिया था। पहला जो उसका पुत्र था जोजी, जो जिसको उसने रूस का स्टेपी प्रदेश दिया था, और दूसरा पुत्र था चंगताई जिसको उसने तुरान का स्टेपी और पमीर की पहाड़ियाँ जो थी वो उसको दे दी थी। तीसरा जो था वो ओगोदेई उत्तराधिकारी के रूप में उभरा था। वह जो चंगेज़ खान था वह उसको अपना उत्तराधिकारी मानता था और उसको महान खान की उपाधि भी दी गई थी। और जो चौथा पुत्र था तोलोए, उसको उसने मंगोलिया की भूमि जो है वो दी थी। और उस समय के दौरान जो संचार पद्धति थी चंगेज़ खान के समय के दौरान वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि संचार पद्धति के लिए वह बलवान घोड़े, घुड़सवार, संदेश वाहक जो है वो हमेशा तैनात रखता था। और जो अच्छे घुड़सवार थे, कहीं भी मैसेज या संदेश जब उसको भेजना होता था तो उसके लिए वह घोड़े जो है, घुड़सवार जो है वो हमेशा ही तैनात रहते थे, तैयार रहते थे। चंगेज़ खान की जैसे मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जैसे चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद शासन में जो है वो बदलाव आने लगे। जो 13वीं शताब्दी के जैसे पूर्वार्ध में क्या हुआ कि युद्ध जो है वो स्टार्ट हो गए, और युद्धों में क्या हुआ कि बहुत सारे नगर जो थे वो नष्ट हो गए, कृषि भूमि को भी हानि पहुंची और व्यापार भी चौपट होने लगा, और जो दस्तकारी वस्तुएं थी उनकी व्यवस्था भी जो है वो अस्त व्यस्त है वो होने लगी। उस समय के दौरान सैकड़ों लोगों को मारा गया, दास बना लिया गया, और जैसे सभी को ही जैसे लूटपाट की गई और दास बना लिया जाता और कई लोगों को मार दिया जाता। फिर जैसे धीरे धीरे सैन्य जो अभियान थे उनके अंदर जैसे विराम आने लगा, और फिर विराम आया तो जो शांति स्थापना जब हुई तो जैसे उसका फिर विरोध जो है वो 13वीं शताब्दी में कम होने लगा। जैसे जो चंगेज़ खान का जो पोता था कुबलई खान, वह जो है वो किसानों का जैसे रक्षक था, और उस समय के जो नगर थे उनका भी रक्षक था। और वह छोटे जो उसका छोटा बेटा था वह भी किसानों को, वह जो उसके अन्य सगे संबंधी थे जो उनका छोटा बेटा था वह उनको भी मना किया करता था, और उसने हिदायत दे दी थी कि कोई भी किसानों और नगरों को लूटेगा नहीं। उसने नगरों को लूटने से जो है वो मना कर दिया था। और उसने जैसे चंगेज़ खान ने मंगोलों को संगठित किया था और कबीलाई जो लड़ाइयाँ थी उनको भी ख़त्म किया था। तो कुबलई खान ने जो है किसानों की सुरक्षा की और नगरों की सुरक्षा की, और उसके छोटे बेटे ने भी जो है किसानों और नगरों को नहीं लूटने दिया। जैसे इसके अंदर चित्र के अंदर भी जो है मंगोल वंश को दिखाया गया है। आपके पास बुक होगी, आप उसमें बड़े अच्छे से देख सकते हो। और जैसे मतलब इसमें बताया भी गया है कि इनकी जो वास्तविक संख्या थी वो अति शोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में खो गई थी, जो सम्राट लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का जो है उस समय के दौरान सामना भी करना पड़ा था। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत जो नहरों का नियमित रूप से मरम्मत कार्य जो है वो संभव नहीं हो पाया था, और मरम्मत कार्य संभव न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे जो परिस्थितिक जो उस समय की परिस्थिति थी वो विनाशकारी हुई, यानी कि वहाँ पर विनाश होने लगा। और खुरासान ने कुछ हिस्से जो है कभी भी उभर कर नहीं आए, जिससे क्या हुआ कि जो खुरासान के हिस्से थे वो उभर कर सामने ही नहीं आए। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि मंगोल साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये आपको मैप में भी जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि जैसे जो चंगेज़ खान था
चंगेज़ खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान था। जैसे जब हम चंगेज़ खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीरें आती हैं जैसे कि वह विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला और ऐसे व्यक्ति की जो हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है। और 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप में नगरवासी स्टेपी के इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेज़ खान जो था अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया था और लंबे समय से चली आ रही जो कबीलों के अंदर लड़ाइयाँ होती थी उनको उसने ख़त्म किया था। चीनियों द्वारा जो लोगों का शोषण किया जाता था उसको भी उसने उससे भी उनको लोगों को मुक्ति दिलाई थी और साथ में जो गरीब लोग होते थे उनको उसने समृद्ध भी बनाया था। एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्ते और बाज़ारों को भी उसने पुनर्स्थापित किया था, जिससे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री जो है वहाँ पर आकृष्ट हुए थे, यानी कि आए थे। और चंगेज़ खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों के कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह मिटा देता है। तो आप इस अध्याय को ध्यान से रीड कीजिएगा और इसके प्रश्न जो है वो कीजिएगा। धन्यवाद।